चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का आज अपन रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। डिमांड एनालिसिस के अंदर बेसिक एक चीज अपन ने समझ रखी है, दैट इज अबाउट योर यूटिलिटी। यूटिलिटी से ही डिमांड क्रिएट होता है। ओके, डिमांड के अंदर सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखना है। ओके, डिमांड कैसे आएगा? डिमांड आएगा डिजायर से। सो डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। क्या क्या होता है? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, राइट। तो डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड मतलब डिजायर होना चाहिए जिसको बैक्ड बाय होगा विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे। ये तीनों चीजें जब होगी तभी क्या माना जाएगा? डिमांड है, ऐसा माना जाएगा। ओके, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर जो किसके बैक्ड होता है? एबिलिटी और विलिंगनेस से बैक किया जाता है, राइट। ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। हर इच्छा अपनी डिमांड है क्या? नहीं है, राइट। डिजायर और डिमांड दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क होता है। डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे, परचेस प्लस एबिलिटी टू पे, ये दोनों भी चीजें होगी तभी क्या बनने वाला है? डिमांड बनने वाला है, राइट। सो डिमांड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू बेनहम। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितने क्वांटिटी उस चीज का खरीदने वाले हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते है, राइट। सो डिमांड के कुछ फीचर्स अपन यहाँ पढ़ने वाले। सबसे पहला फीचर क्या है? डिमांड है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किससे रिलेट करता है? टाइम और प्लेस से रिलेट करता है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिमांड क्या होता है? चेंज होता है। ओके, सेकंड बोला है डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद द टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। जो अपन ने बोला, जब भी आप डिमांड की बात करते हो तो आपको टाइम और प्लेस के बारे में बताना है कि कितने टाइम के लिए कर रहे हो, क्या प्राइस पे कर रहे हो। ओके, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अपन डिमांड के दो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किसको बोलेंगे? एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ पर्टिकुलर टाइम एक इंडिविजुअल पर्सन कितने क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड कर रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। ओके, व्हाट इज मार्केट डिमांड? एक प्राइस पे एक टाइम में कितने लोग क्या कितना कितना क्वांटिटी, जितने भी लोग लेट से उस मार्केट में है, सब लोगों ने मिलके कितना क्वांटिटी डिमांड किया है, उसके सम को अपन क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं, राइट। अभी सर देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एक इंडिविजुअल ने कितने कितने क्वांटिटीज खरीदने का या डिमांड किया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल, राइट। लेट्स से शेड्यूल का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको बोला है जैसे भी कभी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर जैसे जैसे कम कम होते जाते हैं तो लोगों की डिमांड वैसे वैसे क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी वो चीज क्या लग रही है? सस्ती लग रही है। और जब लोगों को चीजें सस्ती लगती है तब लोग क्या करते हैं? उसको ज्यादा खरीदते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या हो रहा है? प्राइसेस कम होने से डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। ओके, ये पॉइंट है। दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स का मिलके डिमांड बनाया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, राइट। दिख रहा है ना? यहाँ पे भी देखो अगेन प्राइसेस 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 होते जा रही है। और टोटलिटी पे जितने भी अपने कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए बी सी, इन सब का टोटल होके जो मार्केट डिमांड बढ़ रहा है वो भी क्या होते जा रहा है? प्राइसेस कम होने से बढ़ते जा रहा है। ओके, सो क्या समझा इससे अपने को? प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। इतना क्लियर है? ओके सर, अभी आते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व पे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है उसको ही अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हो तो क्या बन जाता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। ओके, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा है? सर ये है बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि डिमांड और आप मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इसके बीच का रिलेशनशिप इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप में ग्राफ कैसा आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व बन रहा है दैट इज डीडी, वो कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर लेफ्ट टू राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। यहाँ से मतलब देखो इस साइड से अपने को देखना चाहिए, है ना, ओरिजिन से। तो पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। तो क्या है? दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व। क्लियर है क्या? ओके, एग्जाम में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, ठीक है। डी डी ये आपका डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है?
इनवर्स रिलेशनशिप है, ये सभी पॉइंट आपको मेंशन करना है, राइट। देन बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। तुमको बताया मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्केट डिमांड बोलते हैं। अच्छा इतना याद रखना, हमेशा मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड से क्या होता है, ज्यादा होता है, कभी भी कम हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो कई सारे कंज्यूमर्स का मिलके अपने को टोटल दे रहा है, और इंडिविजुअल डिमांड कितने का है, एक अकेले इंसान का होता है, राइट, ये पॉइंट है। ओके, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल की अपन बात करेंगे, जहां पे अगेन वही रिलेशनशिप अपने को दिखता है कि प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है और प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। बस इतना है कि यहाँ पे कई सारे कंज्यूमर्स का अपना अपना इंडिविजुअल डिमांड मिला के क्या बनता है, मार्केट डिमांड बनता है। ओके, अगेन इस डेटा से अपने को क्या समझ रहा है कि प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम होने वाला है। ओके, अगेन यहाँ पे जो आपका डिमांड करवाएगा इन केस ऑफ मार्केट डिमांड, वो भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों, अगेन सर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और कोई रीजन है क्या इसके पीछे, नहीं, सिंपल पॉइंट। देन अभी बात करते हैं सर रीजंस क्या क्या है जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके पीछे के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन दिया दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये रीजन कैसे होता है ये समझा दो सर। देखो क्या बोला इन्होंने कि जब कभी भी आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। जब अपने को यूटिलिटी कम मिल रहा है तो अपन ज्यादा पैसे देंगे क्या, नहीं देंगे। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हो तो आप प्राइसेस कितने दोगे, कम दोगे, कितने से, जो आपने पहले दिए थे उतने से, है ना। क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके यूटिलिटी कितना मिलता है, कम, तो मैं उसके लिए ज्यादा पैसे दूंगा क्या, नहीं दूंगा, मैं पैसा भी कितना दूंगा, कम दूंगा। इसके लिए क्या बोलते हैं, जब भी अपन ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो पैसे भी कितने देंगे, कम देंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके लिए बोला है कि जब आप प्राइसेस कम होगी तभी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, वरना खरीदने वाले हो क्या, नहीं। अगर सेम प्राइस पे मिलती है तो अपन ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करेंगे, लेकिन कम प्राइस पे मिलता है तभी अपन ज्यादा क्वांटिटीज को बाय करेंगे, वरना नहीं करने वाले हैं। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट बोला है दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोल रहे थे, देखो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जब कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस फॉल हो जाती है तो लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। लेट्स से एग्जांपल से यहाँ पे समझते, देखो अभी आपके पास 500 रुपए है ना, आप 100 रुपीज पर केजी अगर मार्केट में आपको एप्पल मिलता है, आप कितने क्वांटिटी खरीद सकते हैं, आप 5 केजी उसको खरीद सकते हो, राइट। सेम बात करते कि आपके पास 500 रुपए ही है लेकिन अभी एप्पल आपको 50 रुपए पर केजी मिल रहा है, तो आप कितने क्वांटिटी खरीद सकते हो, 10 केजी। मतलब सर अमाउंट उतना ही है, बट आपकी जो मार्केट में प्राइसेस है वो कम होने की वजह से आपकी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। इसके लिए लोग क्या करते हैं, कम प्राइस बेस पे डिमांड ज्यादा करते हैं, राइट। इसके लिए क्या होता है, जब भी प्राइसेस कम होगी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने वाला है। इसको अभी क्या लोग बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है। अगर आपने लेट से ए प्रोडक्ट कंज्यूम किया तो आप बी करने वाले हो क्या, नहीं करने वाले हो, अगर ये एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो जैसा एग्जांपल अपन ने बोला था पेप्सी एंड कोका कोला, है ना, पेप्सी कोका कोला एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। पेप्सी पिया तो कोका कोला पीना नहीं है और कोका कोला पिया तो पेप्सी पीना नहीं है, ये पॉइंट है। तो ईच एंड एवरी बायर क्या करेगा, जो भी चीज सस्ती मिलेंगी उसको खरीदेगा और जो महंगा है उसको खरीदने वाला है क्या, नहीं। तो कभी भी अगर समझो पेप्सी अगर सस्ता हो जाएगा, पेप्सी के प्राइसेस अगर डाउन हो जाएंगे तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोको कोला कंज्यूम करने वाले लोग भी अभी क्या कंज्यूम करेंगे, पेप्सी करेंगे, क्योंकि वो क्या मिलता है, सस्ता मिलता है, राइट, ये पॉइंट है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोल रहा है कि अगर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ जाएगी सो कंज्यूमर्स टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, है ना। मतलब अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ जाए तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोको कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे और कोको कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट दो पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो मल्टीपर्पज यूजेस। जब कोई भी कमोडिटी एन नंबर ऑफ यूजेस पे अगर आप लगा सकते हो तो जब भी वो सस्ती मिलेंगी आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे, उसके जितने भी यूजेस हो सकते हैं वो सारे यूज आप करने वाले
हो। जैसा एग्जाम्पल अपन ने दिया था मिल्क का अपने घर में क्या है, बहुत ज्यादा यूज है। आइसक्रीम बनाओ, लस्सी बनाओ, चाहे दही करो, चाहे घी बनाओ, चाहे दूध पियो, चाहे मट्ठा पियो, चाहे फ्रूट सलाद बनाओ, कुछ भी करो, है ना, एन नंबर ऑफ यूजेस है। तो जब भी मिल्क मार्केट में सस्ता मिलेगा आप क्या करोगे, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करके उसके जितने पॉसिबल यूजेस हैं वो सब करोगे। लेकिन वही अगर मिल्क महंगा हो जाए तो अपन सिर्फ लिमिटेड जगह पे ही उसको लगाने वाले, हर जगह पे लगाने वाले क्या नहीं, जो सबसे प्रायोरिटी है वहीं अपन उसको कंज्यूम करेंगे, ये पॉइंट है। सो ये होता है मल्टीपर्पज यूजेस। आखिरी पॉइंट है न्यू कंज्यूमर्स, है ना। मार्केट में जब भी प्राइसेस कम हो जाती है किसी भी कमोडिटी की तो नए कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, मार्केट में एंटर कर जाते हैं। सर कैसे, ये कहाँ थे इतने दिन तक, ये मार्केट में ही थे बट इनके परचेसिंग पावर के प्रोडक्ट क्या थे, बियॉन्ड थे। जैसे आपने ने बोला ना, जब चीजें महंगी होती है तो हर कोई उसको खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता। लेकिन वही प्रोडक्ट जब सस्ता हो जाएगा क्या मार्केट में कई सारे लोग उसको खरीद सकते हैं क्या, यस। मे बी कोई प्रोडक्ट जो 20 रुपए में मिलता है वो जो मुझे लगता है कि वो 20 रुपए का है क्या, नहीं है, लेकिन अगर उसके प्राइसेस कम हो जाए और वो 15 रुपए में मिलने लगे, क्या मैं उसको खरीद लूंगा। दैट इज द पॉइंट कि नया कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। कब, जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तब। और जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो कस्टमर जिसको लगता है कि यार ये इसके लिए मैं इतने पैसे दे नहीं सकता, वो क्या करेगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोला है, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम हो सकता है और प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ सकता है। सो दीज आर द 5 रीजंस जिसकी वजह से आपका जो डिमांड है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम होगा, प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ता है, राइट। ये 4 मार्क के लिए तुमको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंटली ये 5 रीजंस आपको याद करना है और ये 5 के 5 रीजंस वहां पे लिख के आना है अगर ये 4 मार्क के लिए आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिमांड। अगेन 5 टाइप के डिमांड अपन ने पढ़े। सबसे पहला डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड, दूसरा इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड, चौथा कंपोजिट डिमांड, पांचवा कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। चलो डायरेक्ट डिमांड क्या बोल रहा है, डायरेक्ट डिमांड का मतलब है जब एक कंज्यूमर डायरेक्टली कोई कमोडिटी खरीद रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। डायरेक्टली एक कंज्यूमर ही डायरेक्ट वो प्रोडक्ट खरीदता है और कंज्यूम कर लेता है तो उसकी डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड। ओके, इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड मतलब एक मैन्युफैक्चरर कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, उससे फिनिश गुड्स बनाता है और आपको देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट डिमांड। मैंने वो प्रोडक्ट मांगा नहीं था बट मुझे वो एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनडायरेक्टली मैंने दूसरा प्रोडक्ट क्या कर लिया, खरीद लिया। लेट्स से अगर मार्केट में जाके मैं कपड़ों की डिमांड करता हूँ, टेक्सटाइल की मैंने डिमांड की, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मैंने कॉटन की डिमांड कर ली क्या, यस और नो। क्योंकि मैंने कपड़ा मांगा लेकिन कपड़ा बनाने के लिए क्या लगा है, कॉटन लगा है। तो मेरा डायरेक्ट डिमांड क्या है, क्लोथ, बट मेरा इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, कॉटन, है ना। मैंने डायरेक्टली कॉटन की डिमांड नहीं की बट इनडायरेक्टली डिमांड किसका क्रिएट हो रहा है, कॉटन का हो रहा है। ओके, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड डिमांड भी बोला जाता है। ओके, इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर कंजम्पशन। आगे वाले प्रोडक्शन के लिए लगने वाली चीजें क्या होती है, इनडायरेक्ट डिमांड में कंसीडर की जाती है। ओके, यस। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसके साथ आपको और एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोल सकते हैं। एक के साथ में दूसरे प्रोडक्ट की भी क्या हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है। लेट्स से मोबाइल के साथ में चार्जर, जॉइंट डिमांड है ना। वॉच के साथ में सेल, जॉइंट डिमांड है। एक प्रोडक्ट मांगा लेकिन उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट आ गया। ओके, जैसा कार है, बाइक है, साथ में क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा। विदाउट इट गाड़ी चलने वाली है क्या, नहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जब दो या दो से ज्यादा चीजें जॉइंटली डिमांड करी जाएगी टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, उसको क्या बोलेंगे अपन। जैसा लेट से इडली, अगर अपन इडली मांगते हैं तो इडली के साथ सिर्फ सादी इडली खाते क्या, जॉइंट डिमांड क्या है, इडली के साथ सांभर भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, है ना। दिस इज व्हाट, जॉइंट डिमांड। ओके, यस। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड किसको बोलेंगे सर, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। ऐसा प्रोडक्ट आप मांग रहे हो जो आपकी n नंबर ऑफ कमोडिटीज मतलब n नंबर ऑफ यूजेस को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है ना। डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, अलग अलग यूजेस पे अपन उसको लगा सकते हैं, उसकी डिमांड को क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड करते हो, सिर्फ एक जगह काम आती है क्या, नहीं, n नंबर ऑफ जगह पे आप उसका काम कर सकते हो, तो इसका क्या हो गया, दिस इज योर कंपोजिट डिमांड। एक प्रोडक्ट आपने डिमांड किया, उसके कई सारे यूजेस आपको है, दैट इज कंपोजिट डिमांड। एंड आखिरी इज योर कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स। एक मांगा तो दूसरा मांगने वाले
नहीं है। तो ये हो गया कॉम्पिटेटिव डिमांड, जिसको एक दूसरे का क्या है, कॉम्पिटिशन है। टी डिमांड किया तो शुगर, मतलब टी के साथ टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो टी का डिमांड किया तो कॉफी का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। शुगर का किया तो जैगरी का करेंगे क्या, नहीं करेंगे, राइट। दिस आर द कॉम्पिटेटिव डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा, इसका आंसर लिखने के पहले आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिमांड क्या होता है, ठीक है। पहले डिमांड का इंट्रोडक्शन दो, डिमांड की डेफिनेशन लिखो, डिमांड का मीनिंग लिखो, देन 3-4 लाइन लिखने के बाद शुरू करो क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, प्राइस। प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइसेस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इनकम। इनकम के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है, राइट। नॉर्मल गुड्स के केस में यही चीज होने वाली है ना। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब अल्टरनेट गुड्स, उसके साथ में कैसा रिलेशनशिप है। देखो, अगर दो प्रोडक्ट है, एक है ए और एक है बी, अगर ए प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है सो इससे बी के डिमांड पे क्या असर होगा, बी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग अभी ए कंज्यूम करेंगे क्या, नहीं करेंगे, लोग क्या कंज्यूम करेंगे, बी कंज्यूम करेंगे, तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर ए की प्राइसेस अगर कम हो जाएगी तो बी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने वाली है, राइट। क्योंकि लोगों को जो सस्ता लगता है लोग वही खरीदने वाले, महंगा खरीदने वाले क्या नहीं, बिकॉज ये क्या है, सब्स्टिट्यूट, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है, यस। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगेन ए और बी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक खरीदा तो दूसरा खरीदना पड़ेगा। अगर ए की प्राइसेस बढ़ जाती है तो बी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। वही अगर समझो ए की जो प्राइसेस है वो कम हो जाएगी तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लोग ए खरीदेंगे तो साथ में बी भी खरीदने वाले हैं, राइट। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ योर अगेन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बिल्कुल भी अपनी क्या है, नेसेसिटी है, या फिर जिसका डिमांड अपन क्या कर नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसका डिमांड अपन करेंगे क्या, यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस अपन उसका डिमांड करते रहेंगे। लेट्स से जैसा एग्जांपल है कि कोई पर्सन है जिसको रोज जो है बीपी, शुगर, इन सब की गोलियां खाना पड़ता है, कितनी भी महंगी गोलियां आने दो, क्या वो रोज खाएगा क्या, यस खाएगा। ओके, खाने में अपने को रोज नमक चाहिए, मार्केट में नमक कितना भी महंगा मिलो, क्या अपन खरीदने वाले क्या, यस, बेसिक नेसेसिटी है भाई, चाहिए मतलब चाहिए। ओके, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी भी एरिया का ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो वहां का डिमांड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां का पॉपुलेशन कम वहां की डिमांड भी कम। तो इंडिया का डिमांड कितना है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का डिमांड कम है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी कम है, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। अपने को लग रहा है आज प्राइसेस महंगी है, फिर भी अपने को लग रहा है कि कल को और प्राइसेस क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी, तो आज अपनी डिमांड को अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी महंगा है, कल और महंगा होने वाला है, तो आज ही खरीद के रख लो। वही अगर अपन ऐसा बोलते कि आज ऑलरेडी प्राइसेस सस्ती हो चुकी है, अपने को लगता है कि और भी सस्ती होने वाली है, तो आज अपन डिमांड को क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि कल को जाके ज्यादा खरीदेंगे ना, क्योंकि कल को और सस्ता मिलने वाला है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी आपकी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एडवर्टाइजमेंट। मार्केट के अंदर आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, इसका बहुत ज्यादा असर होता है। जो भी प्रोडक्ट बार बार लोगों को एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा, या फिर जिस भी कमोडिटी का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा उसका डिमांड भी क्या होता है, ज्यादा होता है। वही अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कम है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा मार्केट में भी प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट और डिमांड इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लास्ट पॉइंट हमें दिया, दैट इज टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। ओके, अपना जैसा टेस्ट, अगर जो भी प्रोडक्ट अपन खरीद रहे है ना, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत लोगों को पसंद है, या फिर लोगों को उसका हैबिट है, ओके, लोग या फिर उसको प्रिफर करते हैं, चीज बहुत ज्यादा फैशन में, तो उसका डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। वही अगर कोई ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं है, जिसकी लोगों को कोई हैबिट नहीं है, या फिर जो बिल्कुल भी आउट ऑफ द फैशन हो चुकी है, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम होने वाला है, राइट, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या बोला है, देखो, लेवल ऑफ टैक्सेशन। ओके, अगर इंडिया के अंदर
ज्यादा टैक्स रेट लगाया जाएगा। अभी ये सर कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर इनकम टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो लोगों के पास में पैसा कम बचेगा, क्योंकि उनके कमाई का मेजर पोर्शन कहाँ पे चला जाएगा? टैक्स में चला जाएगा। जब उनके पास पैसा कम बचेगा तो वो खर्चा भी कम करेंगे, इसका मतलब उनकी डिमांड भी क्या होगी? कम होने वाली है। वही जब ये लोग इंडिया के अंदर इनकम टैक्स कम होगा तो लोगों के पास में पैसा ज्यादा बचेगा, क्योंकि टैक्स क्या आ जाएगा? सरकार को कम। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो लोग खर्चा भी कितना करेंगे? ज्यादा। जब लोगों का खर्चा जाता तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है, राइट? दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या बोला है? क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होगी तो डिमांड भी अच्छा होगा, अच्छी नहीं होगी तो डिमांड भी अच्छा नहीं होगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होने से डिमांड में क्या असर होगा? यस, डिमांड बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो, नहीं होगी तो फिर डिमांड भी कम होता है। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर अच्छे पॉलिसीज बनाएगा, फेवरेबल बनाएगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, अपने सालों साल से अपने यहाँ पे क्या चलते आ रहा है उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, है ना। अपने जो कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में वो प्राइसेस, वो प्रोडक्ट कितने भी महंगे मिलने दो, अपने को खरीदना है, मतलब खरीदना है, राइट? लेट्स से याद दिलो तो अभी अपन सब लोग देते हैं अपने यहाँ पे कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ हुई है, ओके, या फिर हर साल अपने यहाँ पे एक 15 दिन का टाइम आता है जिसको अपन क्या बोलते हो? तो एक श्राद्ध का टाइम आता है 15 दिन का। तो उस टाइम पे ना एक पर्टिकुलरली वो कुछ पत्तों की एक पत्रवाही अपन लेके आते हैं, है ना, क्योंकि उस पे ही खाना खिलाना चाहिए बोले, अपने भगवान को मिलता ऊपर। तो वो पर्टिकुलरली वो कितनी भी महंगी मिलने दो, अपन वही खरीद के लाएंगे क्या? यस। भगवान को जो भोग है क्या वो थाली में लगाते क्या स्टील के? अपने को खाने को रोज थाली में होना, लेकिन वो खाना जो है जब भी अपन परोसते हैं तो किस पे होता है? पर्टिकुलरली उसी पत्र वाली पे दिया जाता है, ठीक है। ये कस्टम्स ट्रेडिशन से चलते आ रहे हैं तो अपन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, लेट से जैसा अपन बोल सकते दिवाली को हर साल अपने को कुर्ते सिलाने का है, नए नए कपड़े खरीदने का है, तो कितना भी महंगा मिलने तो अपन खरीद रहे क्या? यस, है ना। प्राइसेस बढ़ने के बाद में अपनी डिमांड ज्यादा है, कम हो रही क्या? नहीं। घर में पूरे दिए लगाने का है, तेल हर साल महंगा होते जा रहा है, फिर भी अपन दिए लगाए जा रहे हैं। लगाने ही चाहिए, क्योंकि क्या है? कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बिलोंग करता है ना। कभी तोड़ने का क्या नहीं। फटाके कितने महंगे महंगे आने दो, फोड़ने का है, मतलब फोड़ने का है, रुकने का क्या नहीं। पोल्यूशन कितना भी होने दो, फोड़ेंगे मतलब फोड़ेंगे, राइट? चलो, ओके, अभी आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट? लॉ ऑफ डिमांड किसने बताया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। कौन सी बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब बताया? 1890 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये लॉ अपने को एक्सप्लेन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओके, अभी ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपको बिल्कुल भी याद करने का है, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ड तक गलत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सब लोग एक साथ मेरे बात बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded, right? चलो, ओके, सो क्या बोला है कि कभी भी अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दूसरी जो सभी चीजें हैं जिसपे अपना डिमांड डिपेंड करता है, वो सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम करते हुए सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आता है? प्राइस में चेंज आता है। अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही अगर प्राइसेस कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये लॉ अपने को क्या बता रहा है कि प्राइस और डिमांड इनके बीच का रिश्ता कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इन दोनों की अपनी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, दोनों भी क्या जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, दुश्मन एक दूसरे के, ठीक है। ये हाथ में हाथ डाल के चलेंगे क्या साथ में? नहीं, इनका झगड़ा हो गया है अभी, ये नहीं चलने वाले साथ में, ठीक है। यस, सो सिंबॉलिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो अपना डिमांड है, डिमांड क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस चेंज होने से आपका डिमांड क्या होता है? चेंज होता है, राइट? देन इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशन। तो तुमको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है, यानी कि स्टेटमेंट लिखो, किसने बताया वो लिखो, देन डायग्राम भी निकालनी है, और साथ ही साथ जितने भी अजम्पशंस दिए वो सारे ही लिख के निकालने हैं, कुछ भी छोड़ने का है क्या? नहीं। आ जाओ अजम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन इन्होंने क्या लिखा है? दैट इज द कांस्टेंट लेवल ऑफ
इनकम। ये क्या अज्यूम कर रहे हैं, बोले लोगों की इनकम बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ने से या कम होने से उनके डिमांड पे क्या होता है, असर होता है। इसके लिए अज्यूम क्या करते हैं कि लोगों की इनकम बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। बोले पॉपुलेशन में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, पॉपुलेशन जितना था उतना ही है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर चेंज हो जाएगा तो डिमांड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, राइट। थर्ड बोला है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स द कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यार प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर चेंज होंगे तो इससे दूसरे प्रोडक्ट पे क्या होता है, असर होता है। तो इसके लिए क्या अज्यूम करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट होता है, दैट इज अनचेंज। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनका भी प्राइसेस क्या अज्यूम करो, कांस्टेंट अज्यूम करो। क्यों, क्योंकि उनकी प्राइसेस अगर चेंज होगी तो अगेन आपका डिमांड पे क्या होगा, अफेक्ट होने वाला है, डिमांड पे असर होता है। जितने भी डिटर्मिनेंट्स है ना वो सब यहाँ पे क्या है, अजम्पशंस है भाई, वो सब क्या है, कांस्टेंट है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें चेंज होगा तो डिमांड बट ऑब्वियसली क्या होगा, चेंज होता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस चेंजेस, है ना। फ्यूचर में चीजों की प्राइस बदलने वाली है ऐसा हम कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तो इसका असर किस पे होगा, डिमांड पे होगा। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड फैशन। बोले इन सब चीजों में कोई भी चेंज है क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी क्या है, अनचेंज है, ऐसा अपन क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, राइट। सेवेंथ पॉइंट दिया है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। बोले गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन पॉलिसी को बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। क्यों, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी अगर बदल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिस्पोजल इनकम बदलेगी, और डिस्पोजल इनकम बदलेगी तो डिमांड भी बदल जाएगा। इसके लिए क्या बोलते हैं कि टैक्सेशन बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। सो इन सब चीजों को इन्होंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। देन यहाँ पे दिया है आपका डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, इन दोनों के बीच का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। प्राइसेस कम होते जा रही है और डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। सो प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप अपने को पता है ना, और इसका ग्राफ भी अपने को पता है कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, राइट। यस, चलो बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है क्या, नहीं। वहां पे जो लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है उससे क्या होता है, बिल्कुल भी उल्टा होता है। क्या होता है यहाँ पे, सर प्राइसेस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के केसेस में प्राइस और डिमांड इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, राइट। और जहां भी दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहां पे आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आने वाला है। सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग आता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है क्या, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, उसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है, इट इज गिफन्स पैराडॉक्स। ये अच्छे से समझ के लो, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है, ठीक है। गिफन्स पैराडॉक्स किसने एक्सप्लेन किया, सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सप्लेन किया, राइट। इनको क्या दिखाई दिया, इंग्लैंड के अंदर इन्होंने लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को टेस्ट किया। इनको दिखाई दिया कि लोग जो है वो ब्रेड इसको अपनी नेसेसिटी समझते हैं, एक बेसिक चीज समझते हैं जो वो खाने में क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और लोग मीट को क्या समझते हैं, लग्जरी समझते हैं। ये कभी कभी खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा अगर इनके पास में पैसा आ जाएगा तभी ये लोग क्या करेंगे, मीट कंज्यूम करेंगे, वरना डेली बेसिस पे क्या करते हैं, ब्रेड कंज्यूम करते हैं। इनको क्या दिखाई दिया कि जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ती है तो लोग ब्रेड की डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस कम हो जाती है लोग ब्रेड की डिमांड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा था, लॉ ऑफ डिमांड में जो बोला गया है उससे थोड़ा उल्टा जा रहा है। अब ये उल्टा क्यों जा रहा है, जब इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की तो उनको ये समझ में आया कि देखो हर एक पर्सन सबसे पहले क्या कंज्यूम करेगा, उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो, मतलब सबसे पहले जिंदगी में क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो होने के बाद में पैसा बचा तो कुछ तो भी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, वरना जीने वाले क्या अपन नहीं। तो इन्होंने को क्या लगा कि जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ जाती है, अभी ब्रेड क्या है, लोगों की नेसेसिटी है, उनको तो अपना खर्चा इस चीज पे करना ही है। जब ये चीज महंगी हो जाएंगी तो लोगों की सारी इनकम या फिर मेजर पोर्शन ऑफ उनका इनकम कहां पे जा रहा था, ब्रेड पे जा रहा था, क्योंकि ये क्या हो गया, महंगा हो गया। तो लोगों के पास जो थोड़ा पैसा बच रहा है, लोगों ने क्या सोचा, इतना बचाने से अच्छा ये भी कहां पे लगा दो,
ब्रेड पे ही लगा दो, क्योंकि थोड़े पैसे में और कुछ आने वाला है क्या? नहीं, तो आप कोई और चीज खरीद नहीं सकते। तो लोग क्या करते हैं, जब कभी भी प्राइसेस ब्रेड की महंगी हो जाती है तो ब्रेड की डिमांड को और भी बढ़ा देते हैं और नेसेसिटी को ही क्या करते हैं, लोग कंज्यूम कर लेते हैं। बट लेकिन जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस कम हो जाती है तब लोग क्या करते हैं, देखो ब्रेड अगर सस्ते मिलने लगेंगे तो लोगों के पैसे कम खर्चा होंगे या ज्यादा खर्चा होंगे? कम खर्चा होंगे। फिर लोग क्या सोचते हैं, बोले यार कम खर्चा हो रहा है और पैसा ज्यादा बच रहा है, उससे अच्छा अपन ऐसा करते हैं कि यहां से पूरा ही पैसा बचा के कहाँ लगा देते हैं, मीट पे लगा देते हैं, क्योंकि वैसा भी अपना अच्छा खासा पैसा बच ही रहा था, क्योंकि ब्रेड क्या है, सस्ता है। तो जितना बच रहा है उसको और बचाओ और क्या खरीद लो, मीट खरीद लो, और कभी कभार क्या करो, लग्जरी का भी फायदा लो। जिंदगी भर कब तक घर का खाना खाएंगे, कभी तो होटल का खाना खाना चाहिए, है ना? तो महीने में एक बार क्यों ना हो, जिस दिन आपकी सैलरी आपको मिलेंगी उस दिन तो कम से कम क्या करना, होटल में खाने को जाना। मंथ एंड में तो पैसा ही नहीं बचेगा, तुम जा सकते क्या? नहीं जा सकते, ठीक है। सो जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस कम होने लगी, लोग क्या करने लगे, ब्रेड के बजाय लोग मीट कंज्यूम करने लगे, क्योंकि उनके पास में पैसा ज्यादा बच रहा था और उस पैसे को कहाँ लगाते थे, लग्जरियस चीजों पे लगा रहे थे। ओके, अभी जब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तब वो मीट कंज्यूम करेंगे, और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने से उनकी परचेसिंग पावर क्या हो रही है, कम, तो वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेड ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये केस, ओके। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स के केस में, है ना? हर एक जगह पे एप्लीकेबल है क्या? नहीं, राइट। सो इंफीरियर गुड्स के अंदर भी जो लो क्वालिटी गुड्स होंगे, जिनका कोई सब्सिडी मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नेसेसिटी और लग्जरी दोनों भी चीजें अवेलेबल है, तभी ये केस पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, दैट इज द प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो बहुत ही महंगे होते हैं, जो अपनी क्या करते हैं, इज्जत रिप्रेजेंट करते हैं, अपने को एक रिच पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टेटस सिंबल जिसको बोला जाता है। तो क्या देखा गया कि जब कभी भी ऐसे प्रेस्टिजियस गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है ना, लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं, और जब इनकी प्राइसेस कम हो जाती है, लोग इसको खरीदते क्या? नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि यार जब ये सस्ते मिलेंगे, सबके पास में होंगे, सबके पास में होंगे तो कुछ खास इज्जत मिलेंगे क्या उसकी? नहीं मिलेंगे। लेकिन वही जब ये बहुत महंगे होते हैं, इतना महंगा होने के बाद भी अगर ये चीज मेरे पास में है तो लोग इसको देख के मुझे क्या समझेंगे? अमीर समझेंगे। इसके लिए लोग क्या करते हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ने के बाद इसका क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं, और प्राइसेस कम होने के बाद इसकी क्वांटिटी खरीदते क्या? बिल्कुल भी नहीं खरीदते, राइट। नेक्स्ट इज ऑफ योर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कब होता है? स्पेकुलेशन जब होता है जब लोगों को लगता है कि कोई भी चीज आज सस्ते में मिल रही है और ये कल को जाके और महंगी मिलने वाली है, या फिर ये कल को जाके और महंगी बिकने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, बढ़ते प्राइस को देखते हुए आज ही चीजों को खरीद लेंगे, और जब ये बहुत महंगा हो जाएगा तब इसको जाके क्या कर देंगे? बेच देंगे, है ना? तो प्राइसेस बढ़ रही है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं? खरीद। ओके, सो क्या बोला है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर, है ना? लोगों को लग रहा है कि यार और ये चीज महंगी हो सकती है, तब लोग वहां पे ज्यादा उसको बाय करने, डिमांड करने वाले नहीं, है ना? यस, ओके। बट इन केस ऑफ ना स्पेसिफिकली अगर अपन बोले स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है, स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है, जब कभी भी शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, लोग उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और वही जब शेयर्स के प्राइसेस कम होने लगती है, लोग उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस इज द केस विद द अगेन स्टॉक मार्केट की, वहां पे लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। ओके, अगेन ये प्राइस अपने को आता है नेक्स्ट, है ना? देन स्पेकुलेशन में क्या बोल रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को पता है कि लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो लोग उसकी प्राइसेस को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है ना? ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज ऑफ प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन क्या बोल रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि महंगी जो चीजें होती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो जब कभी चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, लोग उसको क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते, ना कि कम खरीदते। सो दिस इज द केस विद द प्राइस इल्यूजन, है ना? लोगों के दिमाग का वहम है कि जो महंगी चीज है वो क्या है? अच्छी है। सस्ती चीज अच्छी है क्या? नहीं। तो जो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे, और जो प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है लोग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या बोल रहा है, लोग जो है वो प्राइसेस को कभी कभार इग्नोर कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज बहुत ही महंगी मिल रही है, तब भी वो लोग क्या कर लेंगे? ज्यादा खरीद लेंगे। जैसा लेट से तुमको तुम्हारे घर वालों ने बोला जाओ मार्केट से 1 किलो प्याज लेके आओ या आलू लेके आओ, अभी तुमको पता ही नहीं मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तुम एक दुकान पे गए, उसने बोला 100 रुपए किलो है, तुम बोले ठीक है दे दो। तो मतलब तुमको मार्केट का नॉलेज ना होने की वजह से या फिर तुम्हारे इग्नोरेंस की वजह से तुमने क्या कर दिया? महंगे प्राइस पे चीजों को खरीद लिया, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा नुकसान हो सकता है क्या?
यस सो जब कभी भी कंज्यूमर बिल्कुल भी क्या होगा, इग्नोरेंट होगा अबाउट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, तो वो क्या करेगा, महंगे में भी चीजों को खरीद लेगा, है ना। नेक्स्ट इज ऑफ योर हैबिचुअल गुड्स। कभी भी अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज का अगर हैबिट लग जाता है, यानी कि तलब लग जाती है, नशा हो जाता है, तो वो क्या करता है, महंगा प्रोडक्ट मिलने के बाद भी उसको खरीद लेता है, राइट। जैसा लेट से लोगों को चाय पीने की आदत है, चाय कितनी भी महंगी हो जाए लोग क्या करेंगे, जम के पियेंगे, रोज सवेरे उठ के दोपहर में दिन भर पीते रहेंगे, ठीक है। किसी को रोज दारू सिगरेट चाहिए, कितना भी महंगा हो जाए वो लोग क्या करेगा, रोज इसको कंज्यूम करने वाला है। सो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस टू योर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे वेरिएशंस इन डिमांड के ऊपर। देखो वेरिएशंस इन डिमांड क्या बोलता है, जब कभी भी डिमांड चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन इज प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएशंस इन डिमांड बोलने वाले हैं, ओके। अभी कभी भी अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने से, ओके देखो क्या बोलता है, अगर समझो प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होने से अगर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोला जाएगा, राइट। प्राइसेस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलने वाले हैं। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, यानी कि इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बदल रहा है, प्राइस बदल रही है। प्राइसेस कम हो गई, डिमांड बढ़ गया, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अच्छा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का ग्राफ भी देख लो। देखो P तुम्हारा प्राइस है, Q तुम्हारा क्वांटिटी है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस A पॉइंट पे। देन प्राइसेस क्या हो जाती है, कम, कम होके क्या हो गई, P1। अभी तुम्हारा डिमांड बढ़ के क्या हो गया, Q1। तो प्राइस कम डिमांड ज्यादा, ये आ गया तुम्हारा नया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब अपन ज्वाइन कर दे तो क्या दिखाई दे रहा है कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। वही अगर अपन बात करते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने से आपका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है। कैसे, P तुम्हारा प्राइस है, Q तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड है, दोनों का कोऑर्डिनेट आता है P पर, ठीक है। प्राइसेस बढ़कर क्या हो गई, P2, क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर क्या हो गया, Q2, इन दोनों का कोऑर्डिनेट कहाँ पे आया, इस A पे। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, राइट। दिस इज अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड कब होता है, जब कभी भी आपका डिमांड बदलता है, ओके बदलता है, इट मींस या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग द कांस्टेंट, राइट। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, जो भी अदर फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, जो सारे फैक्टर्स है उसके अंदर फेवरेबल चेंजेस आते हैं, और उन फेवरेबल चेंजेस की वजह से आपका जब डिमांड बढ़ जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलने वाले है, ओके। और इंक्रीज इन डिमांड के केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करता है टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व, राइट। जैसा लेट से P तुम्हारा प्राइस बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट, Q तुम्हारा क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड, और इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, है ना। नया तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया B पर, क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ गया B। यहाँ पे आपका क्या आता है, नया डिमांड कर्व D1, तो ये क्या है, ये ओरिजिनल के कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में होता है। सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आपका जो डिमांड कर्व होगा वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाला है, ओके। या फिर इसको अपन शिफ्ट आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, बाहरी साइड क्या हो रहा है वो जा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जो भी आपके अदर फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, उसके अंदर अगर अनफेवरेबल चेंजेस हो जाते हैं जिससे आपकी डिमांड क्या हो गई, कम, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलने वाले है। डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, या फिर अपन इसको इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, है ना। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, Q तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड था, A अर्लियर कोऑर्डिनेट, देन उसके बाद में डिमांड कम होके क्या हो गया, Q2, तो नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया, B। DD इज योर डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व D2, ये कहाँ पे बन रहा है, ओरिजिनल के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, देयर इज अ इनवर्ड शिफ्ट ऑन द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑन द D2, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, राइट। ये है तुम्हारे दोनों कर्व, दैट इज चेंजेस इन डिमांड के अंदर दो, अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज, और एक्सपेंशन के अंदर दो, मतलब वेरिएशंस के अंदर दो,
एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है दैट इज डिमांड एनालिसिस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 3A फॉर द 12 मार्क्स एंड 3B फॉर द 12 मार्क्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा करके जाना है, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।